ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शांति बना करके सुनिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलेंगे तो आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, उसको ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। बताइएगा तो भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। यानी भारत का महान्यायवादी जो है वो किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। बताइएगा तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बताइएगा उस दिन टोटल कितने लोगों ने संविधान सभा में भाग लिए थे? 9 दिसंबर 1946 को कितने लोगों ने संविधान सभा में भाग लिए थे? 211 लोग भाग लिए थे। कितने लोग भाग लिए थे? 211 लोग भाग लिए थे संविधान सभा में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन कितने लोग भाग लिए थे? 211 लोग भाग लिए थे, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 महिलाएं थी। 9 महिलाएं थी। संविधान सभा का जब फिर से पुनर्गठन होता है, अच्छे से जब उसका कंडक्शन होता है, तब पूरे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि पहले दिन जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें कितनी महिलाओं की संख्या थी? 9 महिलाएं थी। बताइएगा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव किस विधि के द्वारा हुआ? तो ऐसे मतलब करवा लिया था, मतलब हम खड़ा करवा। देखिए फ्रांसीसी विधि होती है। फ्रांसीसी विधि फ्रांस का लॉ के हिसाब से, फ्रांसीसी विधि के हिसाब से हुआ था कि जो उपलब्ध वरिष्ठतम मंडल उस सदस्य रहेंगे उनको अध्यक्ष चुना जाएगा। और उस हिसाब से संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जो किस जिले से बिलोंग करते हैं? बिहार के बक्सर जिले से। किस जिले से बिहार करते हैं? बक्सर जिले से। और उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उन्हीं के द्वारा एक अस्थायी उपाध्यक्ष का मनोनीत किया गया। उनका नाम क्या था? नहीं, एससी मुखर्जी तो अस्थायी उपाध्यक्ष थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था वो फ्रैंको एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंको एंथोनी थे। और वो किनके द्वारा मनोनीत किए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसी के साथ साथ अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो एचसी मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी को चुना जाता है। ध्यान रहेगा। अब आगे बताइएगा अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। आगे बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? हम पूछे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बात करते हैं संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी, जबकि अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? पहली संविधान संशोधन के द्वारा। और वो किस चीज से संबंधित था? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। बिहार राज्य सरकार बनाम भारत सरकार भूमि विवाद हुआ था, जिसको लेकर के पहली जो संविधान संशोधन हुई वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। वर्तमान में अनुच्छेदों की टोटल संख्या लगभग कितनी है? 448 है। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 448। जबकि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22 भाग थी। मूल संविधान में भागों की संख्या 22। वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो गई है। वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो गई है। वर्तमान में 25 भाग हो गई है। क ख जुड़ करके आप जान लीजिए कि कौन कौन सा भाग जुड़ा है। तो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 भाग जोड़ा गया। कौन कौन सा भाग है? एक 9 का क, 9 का ख, 9 का ख और 4 का क।
9 का ख और 4 का नहीं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा गलत हो गया। 4 का क जोड़ा गया जिसमें क्या चीज है, मूल कर्तव्य है, जिसमें मूल कर्तव्य है। और एक जोड़ा गया 14 का क, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 14 का क और 4 का क। जो 14 के क में बताना है क्या चीज है, 14 के क में अवकरण है। क्या चीज है, अवकरण है, जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ठीक है ना, 14 के क में क्या है, अवकरण है, जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उसके बाद 2 तो भाग ऐसे ही हो गया। उसके बाद 3 और भाग जुटा है। एक जुटा है कौन सा, 9 का क और 9 का ख। ठीक है ना, तो 4 हो गया। तो 22 और 4 कितना हो गया, 26। 22 और 4 26 हो गया। जबकि इसी बीच में एक भाग 7 को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो टोटल 22 और प्लस 4 कितना हो जाता है, 26। जबकि एक भाग हट गया तो 22 और 3 25 भाग। अभी कितना भाग है, 25 भाग है वर्तमान में। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 448। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 अनुसूची है। ठीक है ना, 12 अनुसूची है। आगे बताना है आपको, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किस क्रांतिकारी के द्वारा निभाया गया था, सूर्यसेन के द्वारा। सूर्यसेन के द्वारा। आप लोग पढ़ते हैं, प्रमुख क्वेश्चन बोला जाता है कि चटगांव शास्त्रागार को लूटे थे कौन, सूर्यसेन लूटे थे। और किस समय की बात है ये, 1930 की बात है, 1930 की बात है। आगे बताना, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने की बाहरी ताकत ने अंग्रेज को मदद किया था। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारतीय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर क्रांतिकारी थे, उनको कुचलने के लिए कौन सा देश ऐसा था जो अंग्रेज का साथ दिया था, नेपाल देश था। कौन सा देश था, नेपाल देश था। नेपाल देश जो है सो भारतीय लोगों का साथ न देकर के अंग्रेज का साथ दिया था। आगे बताना है, अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन थे, नरेंद्र नाथ गोस्वामी थे। अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन थे, नरेंद्र नाथ गोस्वामी थे। ये सरकारी दबाव में आकर के बाद में सरकारी गवाह बन गए थे, नरेंद्र नाथ गोस्वामी जी। ठीक है ना। आगे बताना है, किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था, कृषक और छात्र दोनों एक साथ भाग लिए थे। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ये अभियान था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 8 अगस्त 1942 को ही हो गया था। 8 अगस्त 1942 को जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ उसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ, 40 में प्रस्ताव को रखा गया था जो कि खारिज हो गया था। 40 में प्रस्ताव को रखा गया था जो कि खारिज हो गया था। और वही 1942 में वर्धा कन्वेंशन यानी कि मुंबई में जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा की जा रही थी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जा रही थी। उस कन्वेंशन में जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास कर दिया गया। कब पास कर दिया गया, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। और उसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। और 8 अगस्त 1942 को ही, 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी शीर्ष नेता थे उनको मध्यरात्रि में ही, 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि में ही ऑपरेशन जीरो आवर कांग्रेस मतलब कि अंग्रेज के द्वारा चलाया गया। और सभी शीर्ष नेताओं को जो जहां पाए गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था, आगा खां पैलेस में। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी को कहां रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। वही बात करें जवाहरलाल नेहरू को, तो उनको कहां रखा गया था, अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को कहां रखा गया था, अल्मोड़ा जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था, बांकीपुर जेल में, यानी पटना में पड़ता है बांकीपुर जेल में। उसके बाद वही बात करें जो अब उस समय अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उनको कहां रखा गया था, बांकुड़ा जेल में। कहां रखा गया था, बांकुड़ा जेल में। अबुल कलाम आजाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको कहां रखा गया था, बांकुड़ा जेल। जो बांकुड़ा अभी कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन से है। आगे आपको बताना है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक हम्पी की यात्रा
किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। देवराय सेकंड कहिए या द्वितीय के समय में आया था। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। आगे बताइएगा, औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसके राज्य के सभा में रहते थे? किसके सभा में रहते थे? कनिष्क के सभा में रहते थे। चरक किसके सभा में रहते थे? कनिष्क के। और चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक ही है, कनिष्क नहीं। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक है, ठीक है ना। देखिए, कनिष्क के दरबार में 3 फेमस लोग रहते थे जिनको बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? बताइएगा। बौद्ध चरित को कहा जाता है। बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? बौद्ध चरित को कहा जाता है। बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित को कहा जाता है, जिसके लेखक कौन? अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। कनिष्क के। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। दूसरा, भारत का आइंस्टीन किन्हें माना जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किन्हें माना जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। आप लोग को एक ट्रिक भी बताए होंगे, दीपक सर के द्वारा बताया गया होगा कि अचानक एक शब्द याद रखिएगा। अ से अश्वघोष, च से चरक, न से नागार्जुन, क से कनिष्क। अ से अश्वघोष, च से चरक, न से नागार्जुन, क से कनिष्क। यानी कि अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ये तीनों किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और तीनों का संबंध बता दिए किस चीज से है? अश्वघोष का संबंध बौद्ध के रचयन, बौद्ध का जो है सो रामायण लिखने से, यानी कि बौद्ध चरित लिखने से। अश्वघोष का संबंध, नागार्जुन का संबंध भारत के आइंस्टीन कहा जाते हैं, या फिर शून्यवाद का जो प्रवर्तक माने जाते हैं भारत में, वो नागार्जुन माने जाते हैं। उसके बाद जो है सो फिर बच गया चरक। तो चरक को जो है सो औषधि शास्त्र का पितामह माना जाता है, या फिर चरक संहिता के लेखक के रूप में याद किया जाता है। आपको आगे बताना है, मुगल सेना में नादिर शाह के बीच 1739 में युद्ध हुआ था। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच 1739 में जो युद्ध हुआ था, वो कहां युद्ध हुआ था? करनाल में हुआ था। कहां हुआ था? करनाल में हुआ था। देखिए, नादिर शाह क्या हुआ? दिल्ली में नहीं, करनाल हरियाणा में पड़ता है। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। करनाल में हुआ था, ठीक है ना। देखिए, नादिर शाह का आक्रमण जब हुआ है तो उस समय में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1739 में मुगल शासक था कौन? मोहम्मद। बिल्कुल सही है, मोहम्मद शाह थे। मुगल शासक 1739 में कौन थे? मोहम्मद शाह थे, जिस समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ है भारत पर, ठीक है ना। और नादिर शाह के द्वारा ही मयूर सिंहासन को लूट करके ले गया था। और इसी के लिए क्या हुआ? वही बात है, दिल्ली। देखिए, जैसे अभी भारत पे अगर आक्रमण होगा, अभी जैसे भारत पे आक्रमण होगा तो कहां आक्रमण होगा? दिल्ली पे, क्योंकि भारत की राजधानी कहां है? दिल्ली है। लेकिन वो जरूरी तो नहीं है ना कि वो युद्ध भारत दिल्ली में ही लड़ा जाए। हो सकता है पाकिस्तान से अगर हो तो अजमेर बॉर्डर पे लड़ा जाए, हो सकता है कश्मीर में लड़ा जाए, लेकिन वो जो आक्रमण होगा वो कहां पे होगा? दिल्ली पे ही आक्रमण माना जाएगा। भारत पे आक्रमण यानी कि दिल्ली पे। तो उस समय दिल्ली सल्तनत का जो राज्य था, यानी कि केंद्र जो था सत्ता का, वो क्या था? दिल्ली था। लेकिन यह युद्ध जो हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, यह कहां पर हुआ था? करनाल में हुआ था। जो करनाल कहां पे अवस्थित है? हरियाणा में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था। मयूर सिंहासन का जिक्र आया, बताइएगा मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और मयूर सिंहासन पे बैठने वाले अंतिम शासक कौन होंगे? मोहम्मद शाह होंगे, क्योंकि नादिर शाह तो उसके बाद उसको लूट करके ले ही जाता है। आगे आपको बताना है, बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? बंगाल के किस शासक ने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल के शासक नहीं थे, वो बंगाल निवासी थे, ठीक है ना। अलीबर्दी खां का नाम सुने होंगे। अलीबर्दी खां का नाम सुने होंगे। अलीबर्दी खां के द्वारा ही बंगाल स्वतंत्रता का सबसे पहले जो मांग रखा गया या फिर घोषणा किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? अलीबर्दी खां के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किन्हें याद किया जाता है? रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन के नेता के रूप में किन्हें याद किया जाता है भारत में? रामानुजाचार्य को। और इसी में सिमिलर एक क्वेश्चन पूछता है, जो बार बार पूछता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले लोग कौन थे? रामानंद थे। दक्षिण से उत्तर लाने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद थे। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था?
रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। क्या हुआ ये तो नहीं बता सकते हैं कब किया गया था सर। आगे बताइएगा, देखिए 6ठी शताब्दी का ही बात होगा, ठीक है ना, रामानुजाचार्य का। आगे बताइएगा, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों को संरक्षण में रुचि दिखाई थी? कौन से गवर्नर? बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जिनके द्वारा बंगाल विभाजन भी किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उन्हीं के द्वारा जो है सो भारतीय जितने भी पुरातात्विक कला थे उनके द्वारा संरक्षण में रुचि जो दिखाया गया था वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बताइएगा कब से कब तक रहे हैं? 1899 से लेकर के 1905 तक रहे। 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा। और इसी बीच में 1905 में ये क्या किए हैं? बंगाल का विभाजन किए हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश सांसद के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया था? बंगाल का विभाजन तो हुआ है 1905 में, लेकिन बंगाल विभाजन को लेकर के लॉर्ड कर्जन के द्वारा ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ये 1903 में किया गया था। कब किया गया था? 1903 में किया गया था, जो कि पारित हुआ 1905 में हुआ था। आगे बताना है आप लोगों को, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र में किस प्रमुख पूंजीवादी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? ध्यान से सुनिएगा, जवाहर नेहरू के द्वारा विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो घनश्याम दास बिरला का नाम सुनते होंगे। घनश्याम दास बिरला के द्वारा इस पे हस्ताक्षर नहीं किया गया था। आगे बताइएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत जो है किसे कहा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। और किसके द्वारा यह कहा गया है? बिल्कुल सही है, सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया है। एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी मुस्लिम एंड हिंदू जो कहा गया है, सरोजनी नायडू एक पुस्तक लिखे हैं। उसी पुस्तक में जो है सरोजनी नायडू बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता का राजदूत है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ। कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। आगे बताइएगा, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? 1885 में हुआ है। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। बताइएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी थे। और साथ साथ बताइएगा, कांग्रेस का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? A.O. ह्यूम को दिया जाता है। कांग्रेस का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? A.O. ह्यूम को दिया जाता है। बताइएगा, A.O. ह्यूम कहाँ के नागरिक थे? कहाँ के नागरिक थे? ब्रिटिश के नहीं। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? स्कॉटलैंड के नागरिक थे। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के नागरिक थे। जो स्कॉटलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आने वाला एक देश है, ठीक है ना, स्कॉटलैंड के थे। आगे बताइएगा, कांग्रेस के महासचिव, प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम ही थे। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम ही थे। और जबकि उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी थे। अभी पूछ रहे थे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। और इसके संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे, ठीक है ना, सलीमुल्लाह थे। देखिए, 100 से संस्थापक, 100 से सलीमुल्लाह याद रखिएगा, और से स्थापना और अ से आगा खां याद रखिएगा, ठीक है ना। जबकि वही कांग्रेस की बात आ जाती है तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है ना। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906। आगे बताइएगा, कांग्रेस का संविधान किस वर्ष आया है? कांग्रेस का संविधान किस वर्ष आया है? कांग्रेस का संविधान 1907 में आया है। कांग्रेस का संविधान कब आया है? 1907 में आया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है? 1900 सॉरी गलत हो गया। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ है? 1907 या 1908?
1907 में हुआ। कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ है वो 1907 में हुआ है, जबकि कांग्रेस का संविधान 1908 में आया है। ये उल्टा हो गया। कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ है वो 1907 में हुआ है और उसका संविधान आया है 1908 में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ है? 1918 में हुआ। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 में। जबकि पूछता है कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद प्रथम विभाजन कब हुआ है? 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में हुआ। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ है? 1969 में हुआ है। और ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम विभाजन है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विभाजन है।